हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीडीपी का प्रैक्टिस करने वाले हैं और सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन हैं और आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए और अंत में देखिए कि आपका कितना सीडीपी सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पहला क्वेश्चन है, जब जब से सुनीता ने चलना शुरू किया, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बताइए, किस सिद्धांत को दर्शाता है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए, हम जो है ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका कि आपका हम वेट करें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, फिर आपका रिप्लाई मिलने के बाद जो है आंसर बताएं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे पढ़ने के बाद, या तो फिर आपको रिप्लाई देना है तो वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद रिप्लाई दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप अपना स्कोर काउंट करिएगा। ठीक है, देखिए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। सुनीता ने संगीत सुनकर नृत्य करना सीखा। बच्चे में कुछ गुण जन्मजात होते हैं और वातावरण उन जन्मजात गुणों को विकसित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नरेश और मुकेश की आयु समान है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। किस सिद्धांत के कारण होता है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है, दो व्यक्तियों के दो व्यक्तियों में सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर होता है, जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण स्तर, परंपरागत एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण होता है, जिसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समकालीन सिद्धांत बचपन को डॉट डॉट मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? एक सामाजिक संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समकालीन सिद्धांत बचपन को एक सामाजिक संरचना मानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताइए। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सामूहिक एकालाप अहंकारी असामाजिक भाषण का एक रूप है। ठीक है, सामूहिक एकालाप अहंकारी असामाजिक भाषण का एक रूप है, जिसमें बच्चा आपस में बात करते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे आपस में बात करते हैं बिना स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ सार्थक तरीके से संवाद के लिए, यानी एक बच्चे के बयान दूसरे के बयानों से असंबंधित लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तो 3 ही ऑप्शन है, नहीं 4 ऑप्शन है भाई, एक नीचे है और यही नीचे वाला भी सही भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। ठीक है, समावेशी शिक्षा शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों की, चाहे वह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर हों, उन्हें एक समान व सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बधित विद्यार्थी के समावेशन में मददगार होगी? बताइए कौन भाई? श्रव्य टेप यही होगा, और बाकी तो सब देखने से संबंधित है। ठीक है, दृश्य बधित विद्यार्थी के समावेश के लिए श्रव्य टेप, ब्रेल लिपि पुस्तकें आदि अध्यापन अधिगम सामग्री की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? बताइए, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है भाई? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास की इस बात पर आलोचना की जाती है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा की कोई बात नहीं, ठीक, उन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा की कोई बात नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीन पियाजे भाषा की उपेक्षा कर विचारों पर बल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है? बताइए कौन सा भाई? सामग्री एक मिनट, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थी की समस्या समाधान प्रक्रिया में सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता का होना बाधा डालता है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? किसमें भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवस्था में बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। अतः वह इस विधि के द्वारा छिपी वस्तुओं को खोज लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग डैश। बताइए भाई। प्रयोग की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, इसमें दो ही ऑप्शन भी थे भाई, चलिए कोई बात नहीं। बुद्धिलब्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धिलब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उनमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं से संबंध को दर्शाता है। हम सभी कुछ हद तक अपनी संस्कृति के उत्पाद हैं। सबसे स्पष्ट चीज़ें जो अलग संस्कृतियों की हैं, जैसे भाषा, परंपरा, विश्वास, पोशाक और मूल्य भी प्रजनन समूहों के भिन्न भिन्न होते हैं। व्यक्तियों की बुद्धि भी सांस्कृतिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। बुद्धि परीक्षणों में यह सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस प्रकार आधारित है? किस प्रकार बोल रहे हैं, किस पर आधारित है भाई? पालन पोषण की प्राधिकारी शैली किस पर आधारित है? बताइए। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है।
जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली के अनुसार माता पिता को माता पिता को समय निकालकर अपने बच्चों से वार्तालाप करना चाहिए, उनकी समझ को समझना चाहिए और उन्हें अपनी बात भी समझानी चाहिए, और संभव हो तो बच्चों के लिए किया गया कोई भी निर्णय बच्चे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, जिससे वह उस कार्य को प्रसन्नतापूर्वक कर सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हावर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है भाई, बुद्धि में कई अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति में 9 प्रकार की मुख्य बुद्धि होती है और यह सभी बुद्धि का एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार व्यक्ति में 9 प्रकार की बुद्धि होती है और सभी बुद्धि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। मस्तिष्क में कोई भी क्षति होने पर अगर कोई बुद्धि प्रभावित होती है तो उसका प्रभाव अन्य प्रकार की बुद्धि पर नहीं पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि प्रैक्टिस से क्वेश्चन ना बने, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो आप लोगों को माइंड को कंसंट्रेट करके हमारी बातों को सुनना है और मुख्य मुख्य बातों को नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? बताइए भाई, कौन सी प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर बी सही है, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ओके, अध्यापक द्वारा तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के बिछड़े विद्यार्थी या अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना हानिकारक है, क्योंकि विद्यार्थी को इससे प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण को सीखने में कौन सा है? बताइए, निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है? बताइए। स्वतः मूल्यांकन सही भाई, समेकित मूल्यांकन ये भी सही है, छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना, ठीक है भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है भाई। ठीक है, अधिगम केंद्रित उपागम में स्वतः मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन तथा छात्रों व शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना शामिल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे डॉट 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 में भी उच्च होंगे। किसमें भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सृजनशीलता में। ठीक है, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद यानी नए उत्पाद एवं नए खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। ओके, नए उत्पाद एवं नए खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धिलब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता तथा यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है?
बताइए। प्रवर्धित वाक्य, ठीक, वाक्य को बढ़ावा देकर। प्रवर्धित वाक्य मतलब देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण, ठीक है। प्रवर्धित वाक्य का मतलब होता है देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण, ठीक है। प्रवर्धित वाक पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सीखने की गति डॉट 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 है, क्या है भाई? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत कारणों की भूमिका होती है, साथ ही साथ पर्यावरणीय कारक भी सीखने की गति को नियंत्रित करते हैं। परंतु सीखने की प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत या न केवल पर्यावरणीय बल्कि दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी विकलांगता बच्चों को उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 है। शारीरिक विकलांगता सही है, ठीक, शारीरिक विचलन। संवेदी कमियां, ये भी सही है। भाषा और संचार के साथ समस्या, ये भी सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सही हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक नए विषय पर परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो क्या भाई? बताइए। जो अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक है। ऊपर का दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए। अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक है। छात्रों के पूर्व ज्ञान से नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को सर्वप्रथम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। अध्ययन किए जाने वाले विषय को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाने से विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? बताइए भाई। संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है, आमूर्त से मूर्त की ओर। ओके, छात्रों में संप्रत्यय निर्माण का कार्य शिक्षकों के लिए कठिन कार्य होता है। विषय की गूढ़ता को कम करने के लिए शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, ठीक है। इसी क्रम में वह मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, सरल से कठिन आदि विधियों का प्रयोग करता है, ठीक है। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। उदाहरण, पहले जोड़ घटाव सीखा जाता है, तत्पश्चात कठिन गणित। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। विद्यालय में दलित बच्चों को भोजन हेतु अलग बिठाना विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। लड़कियों व लड़कों में लिंग भेद के कारण लड़कियों को गणित व विज्ञान विषय लेने हेतु हतोत्साहित करना तथा बालकों के
सामाजिक आर्थिक परिवेश का विभेदीकरण, यह दोनों प्राथमिक स्तर पर पाए जाते हैं, परंतु सभी बालकों को पढ़ाने के लिए एक ही विधि का प्रयोग करना विभेदीकरण का उदाहरण नहीं हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यही सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक, ठीक है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए एवं समस्या के समाधान से समस्या समाधान के एक से अधिक तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास है एक जन्मजात प्रेरक। ओके, भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक होते हैं। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही स्थित होते हैं उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। इसे जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूख, प्यास और काम, काम बोले तो सेक्स। ठीक है, ये जो है जन्मजात होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? बताइए, कौन सा प्रभाव है? इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। ठीक है, और इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का असर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। भाई, आधा यहाँ पर दे दिया है, आधा यहाँ पर, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। संज्ञानात्मक है। आगे देखते हैं। देखिए, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। और चौथा है, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, चौथा और पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा सही। आगे देखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। कथन है, अध्यापिका को नए संप्रत्ययों को, बच्चों है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट मिट गया है। ठीक है, बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। बताइए भाई, दोनों के दोनों सही आए तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक। ठीक है, अध्यापिका को नए संप्रत्ययों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे सुविधापूर्ण ढंग से वे रोचक तरीके के अधिगम कर सकें। अतः कथन ए सही है। इसी प्रकार अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर, ठीक है, जो विद्यालय के बाहर भी होती है। अतः
बच्चा वातावरण व समाज दोनों की अंतःक्रिया से सीखता है। बालक को विद्यालय के बाहर भी भिन्न भिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए भाई, कौन से कथन सही है, जल्दी बताइए। चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है भाई, बताइए कौन से ऑप्शन सही है। देखिए, सामाजिक रीति रिवाज तथा मानदंड भाषा में सन्निहित होते हैं, सही है। आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक पहचान उनकी बोलचाल की भाषा में प्रभावित होती है, ठीक है, ये भी सही है। व्यक्ति की भाषा से उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है, ये भी सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है भाई। देखिए, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम, यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या भाई? लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक व विद्यार्थियों के अनुकूल होता है तो अधिगमकर्ताओं को यह ज्ञात होता है कि वह अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से एक व्यक्ति के तौर पर समादृत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक प्रकार की शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से पढ़ाई को सुचारू रूप से प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? बताइए कौन सा संवेग? निराशा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिगम में निराशा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण विद्यार्थी अधिगम में रुचि नहीं लेते हैं और निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, और ये सीडीपी जो है ना, पेपर सेकंड वालों के लिए है भाई, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।